मित्रों नमस्कार। लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम लेमैन टू लॉमैन। मित्रों, अभी हाल में 19 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट आया। महत्वपूर्ण तो सारे ही होते हैं, लेकिन मैं ये वाला क्यों कह रहा हूँ कि जन सामान्य की जो जीवन है उसको प्रभावित करने वाले या उसमें आने वाली समस्याओं का निराकरण करने वाला कोई जजमेंट जो आता है, ऐसा जजमेंट जो कि समाज को प्रभावित करता है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये 19 दिसंबर अभी मतलब इसी महीने में कुछ दिन पहले जो आया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वो क्यों है ये मैं बताना चाहता हूँ कि एक अजीब हिस्टोरिकल है। कैसे? डाइवोर्स, शादी होती है, बहुत सारे केसेस हो जाते हैं डाइवोर्स के। डाइवोर्स में फिर मेंटेनेंस की बात आती है, मेंटेनेंस के भी केस तय किए जाते हैं। लेकिन इस केस में जो डाइवोर्स के बाद मेंटेनेंस की जो धनराशि मांगी गई वो बड़ी गजब की थी। वो क्या थी? 500 करोड़ रुपया मेंटेनेंस मांगा गया। आप सुनकर कहेंगे कि ये क्या मामला है? जी हाँ, इसीलिए तो ये केस इम्पॉर्टेंट है। और उस केस की सुनवाई करके उसमें क्या क्या नई नई बातें हुई वो मैं बताऊंगा, और सुप्रीम कोर्ट ने कितना मेंटेनेंस तय किया और क्या क्या गाइडलाइंस इसमें जारी कर दी, ये सब बताऊंगा आज। तो आपसे निवेदन है कि कृपया ध्यान से पूरा सुनिए। पूरी क्या स्टोरी थी ये मैं भी बताऊंगा, और क्या जजमेंट किया और उसने किन आधारों पे किया, और क्या आगे के इस तरह के सारे मामलों के लिए रूलिंग बन गई, ये भी हम क्लियर कर देंगे। तो अब पहले समझ लेते हैं कि मामला कौन सा है। मामला है रिंकू बहती वर्सेस संदेश शारदा सिविल ओरिजिनल जुरिसडिक्शन ट्रांसफर पिटीशन सिविल नंबर 278 ऑफ 2023। इस पे जो जजमेंट आया वो 19 दिसंबर 2024 को आया। अब इसको समझ लेते हैं कि इसमें मामला क्या था और क्या क्या कहानी इसकी है। एक हिंदू रीति रिवाज के अनुसार एक शादी हुई 31 जुलाई। अब आप ज़रा ध्यान से डेट को ध्यान रखिए। 31 जुलाई 2021 को, अभी 2024 चल रही है, 2021 में 31 जुलाई को एक शादी हुई। और वो कैसे हुई? वैवाहिक पोर्टल पर मुलाकात होकर के ये शादी तय हुई। इस शादी की बात मेन ये थी कि इसमें हस्बैंड और वाइफ दोनों की ये सेकंड मैरिज थी। दोनों की, वाइफ भी सेकंड मैरिज थी और हस्बैंड की भी सेकंड मैरिज थी। हस्बैंड ने अपनी पहली वाली जो शादी उसकी हुई थी, पहली वाली वाइफ से नवंबर 2020 में डाइवोर्स ले लिया था। फाइनली लीगल डाइवोर्स हो गया था। कब हुआ था? नवंबर 2020 में। और ये वाली शादी कब हो रही है? 31 जुलाई 2021। मतलब ये कि लगभग 6 महीने के बाद ये शादी हो गई। हस्बैंड और जो पहले वाली उसने शादी करी थी, जिससे डाइवोर्स हुआ, उसके 2 बच्चे भी थे। ये तो रही बात। अब क्या हुआ साहब कि जुलाई 21 में शादी के तुरंत बाद ही जो वाइफ है उसने कहा कि जो पुराने वाले बच्चे और अपने पिताजी, हस्बैंड के पिताजी से उनका जो लगाव है वो बहुत ज़्यादा है। इस वजह से इसको ग्राउंड बना करके झगड़ा शुरू हो गया। कहासुनी शुरू हुई, झगड़ा में तब्दील हो गई। लिहाजा क्या हुआ कि 31 जुलाई 21 को तो शादी हुई थी, और ठीक 1 साल के बाद जुलाई 22 में हस्बैंड ने जुडिशियल मजिस्ट्रेट के यहाँ सीआरपीसी की धारा 200 के तहत एक कंप्लेंट फाइल कर दी, कंप्लेंट पिटीशन फाइल कर दी। ये बात यहाँ से स्टार्ट हुई जुलाई 1 साल के बाद ही। 1 अगस्त 2022 को हस्बैंड ने फैमिली कोर्ट में डाइवोर्स पिटीशन फाइल कर दी। ये कहाँ फाइल हो रही है? भोपाल, मध्य प्रदेश में, क्योंकि हस्बैंड का घर है भोपाल, मध्य प्रदेश, और वाइफ है पुणे, महाराष्ट्र की। तो 1 अगस्त 2022 को पिटीशन फाइल हो गई। लेकिन उसमें एक टेक्निकली कुछ कमियां थी, इस वजह से ये डाइवोर्स पिटीशन वापस ले ली गई, और 16 अगस्त 2022 को ये सेकंड टाइम डाइवोर्स पिटीशन फाइल की गई फैमिली कोर्ट में। लेकिन इसमें भी कुछ समस्या आ गई, और इसमें जो सेकंड टाइम जो डाइवोर्स पिटीशन फाइल करी, ये म्यूचुअल कंसेंट से की। हस्बैंड और वाइफ ने ज्वाइंटली म्यूचुअल कंसेंट, आपसी सहमति से सेकंड पिटीशन जो है डाइवोर्स की फाइल की। पहली वाली तो वापस ले ली थी, और ये कब करी थी? 16 अगस्त 2022 को। अब ये आप ध्यान दीजिए। और इसमें जो शर्तें थी वो मैं आगे बताऊंगा कि जब म्यूचुअल होता है तो ये कहा जाता है कि हम लोग
किस ग्राउंड पर म्यूचुअल एग्री हुए वो आगे बताते हैं हम। लेकिन इसमें भी क्या बात आई, एक टेक्निकल ग्राउंड इसमें भी आ गया, जिसकी वजह से ये सेकंड वाली भी वापस लेनी पड़ गई। और फाइनली 14 सितंबर 2022, मतलब लगभग 1 साल 3 महीने के बाद हस्बैंड ने तीसरी बार ये डाइवोर्स पिटीशन फैमिली कोर्ट भोपाल में दाखिल कर दी। अब जब ये फाइनली दाखिल हो गई, रजिस्टर्ड हो गई और सुनवाई के लिए पेंडिंग हो गई, तो वाइफ ने, जो कि वहाँ पूना में रह रही थी, फरवरी 2022 से ही, मतलब 6 महीने के बाद से ही वो अलग हो गई थी। 3 महीने शादी में रहे, 3 महीने के बाद वो चले गए यूएस। कुल मिला के हस्बैंड के साथ में लगभग 3 महीने रही, और 3 महीने के बाद वो आए तो फरवरी में झगड़े शुरू हो गए। फरवरी से ही वो अपने, या फरवरी 22 से ही वो अपने पुणे रहने लगी, और फिर ये सितंबर में डाइवोर्स पिटीशन पड़ गई, फाइनली रजिस्टर्ड हो गई। तो फिर वाइफ ने सुप्रीम, अब देखिए मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट में कैसे आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट एक ट्रांसफ़र पिटीशन डाली, और सुप्रीम कोर्ट से ये निवेदन किया कि क्योंकि उसकी का घर वो पूना में रहती है और उसका हस्बैंड जो भोपाल मध्य प्रदेश में है, इसलिए जो डाइवोर्स पिटीशन भोपाल में पड़ी है उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाए पुणे महाराष्ट्र में। ये पिटीशन, ट्रांसफ़र पिटीशन पड़ी। तो नेचुरल है कि जब कोई ट्रांसफ़र पिटीशन या कोई भी केस आता है तो दूसरे पक्ष को नोटिस दिए जाते हैं। इस बीच में एक तो उसने, वाइफ ने ये काम किया कि ट्रांसफ़र डाला, और दूसरा क्योंकि डाइवोर्स पिटीशन वहाँ पर पेंडिंग थी, तो प्रेशर बनाने के लिए उसने क्या किया, 2 क्रिमिनल केस अपने हस्बैंड के खिलाफ फाइल कर दिए पूना में। और जब हस्बैंड एयरपोर्ट पे था तो वहाँ से उसको अरेस्ट किया गया, और लिहाजा 1 महीना करीब पुणे में वो जेल में भी बंद हो गया, जेल में रहा। और उसके बाद जमानत हुई। जमानत के बाद वो भी सुप्रीम कोर्ट आया और उसने सारी परिस्थितियां अपनी बताई, और उसने एक पिटीशन डाली, एक एप्लीकेशन डाली, आर्टिकल 142(1) के तहत ये रिक्वेस्ट करी सुप्रीम कोर्ट से कि सुप्रीम कोर्ट सुन ले फाइनली और उसका डाइवोर्स अवॉइड कर दे, क्योंकि कोई भी परिस्थिति अब ऐसी नहीं है कि ये शादी आगे चल पाएगी। अब देखिए, तो कोर्ट तो ऐसे नहीं करता है। कोर्ट ने नोटिस इशू किया, दोनों लोगों को सुना। अब इस पर जो उसकी वाइफ थी उन्होंने क्या कहा, उसने कहा कि क्योंकि ये दोनों बच्चे, पहले वाले और फादर, इनके साथ में इनका बहुत ज़्यादा जो लगाव है, जो इस वजह से वो झगड़े कारण है और वो आगे ये शादी नहीं चल सकती। इसलिए ये वो फरवरी 2022 से दोनों लोग अलग अलग रह रहे हैं। तो उसने ये भी कहा कि जो, अब हम आते हैं आपको पहले कि जब उन्होंने म्यूचुअल फाइल किया था, म्यूचुअल डाइवोर्स पिटीशन जब फाइल करी थी, तो उसमें क्या क्या बात कही थी। देखिए, उसमें उन्होंने इस बात पे एग्री कर गए थे कि हमको 8 करोड़ रुपया सेकंड वाइफ को, जो वाइफ है वो, उसको हस्बैंड देगा फाइनली, और ये मामला ख़त्म हो जाएगा। लेकिन वो तो वापस हो गई थी पिटीशन, तो उसको बढ़ा करके वो 25 करोड़ की मांग होने लगी, और वो उसको प्रेशर देने के लिए 2 क्रिमिनल केस फाइल किए गए थे, और जिसके तहत वो हस्बैंड 1 महीने बंद भी रहा, फिर वो छूटा। फिलहाल केस मामला आगे बढ़ गया। अब जब सुप्रीम कोर्ट के पास ये मामला था पेंडिंग, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि इसके लिए एक मेंटेनेंस के लिए इस पे विचार किया कि अगर इसको फाइनली डाइवोर्स दे दिया जाए तो क्या पोजीशन बने। तो इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने एक काम ये किया कि वो जो ट्रांसफ़र एप्लीकेशन थी वो तो अलाउ कर दी, और केस की सुनवाई अब भोपाल मध्य प्रदेश से ट्रांसफ़र कर दी पुणे महाराष्ट्र के लिए। लेकिन साथ में स्टे भी लगा दिया, और स्टे करके ये कहा कि मेंटेनेंस के संबंध में फैमिली कोर्ट केवल सुनेगी और तय करेगी, लेकिन डाइवोर्स के संबंध में स्टे रहेगा, क्योंकि ये मैटर, एक एप्लीकेशन जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने है। इस आधार पर अब वो मामला वहाँ पे पुणे की फैमिली कोर्ट में पहुँच गया। अब फैमिली कोर्ट ने क्या कहा इस पर, क्योंकि उसको मेंटेनेंस तय करना था, तो उसने डिटेल जांच करी जो होनी चाहिए, और उसके बाद डिटेल जांच करके वो इस निष्कर्ष पे आए, उन्होंने जो वो क्या किया कि उसने कहा कि 2 लाख रुपए पर मंथ तो मेंटेनेंस दिया देगा हस्बैंड। ये ऑर्डर किया, ऑर्डर तो कर, मतलब इसको आप ऑर्डर कहिए, या अभी इंटरिम ऑर्डर है। तो और अगर वो हस्बैंड चाहे कि परमानेंट एक ही बार में दे दिया जाए, तो इसके लिए 10 करोड़ रुपए की राशि तय कर दी गई।
अब वाइफ ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में ये कहा कि वाइफ के तरफ से ये कहा गया कि नहीं साहब, आर्टिकल 142(1) में जो ये एप्लीकेशन दी गई है और यहीं से डिसाइड करने का निवेदन किया गया है कि उसका डाइवोर्स यहीं से हो जाए, ये नहीं है। अभी भी चांसेस हैं, हम कोशिश करते हैं कि आगे ये शादी चल जाए, इसलिए इसको चलने दीजिए, ये वाला पक्ष रखा। लेकिन हस्बैंड ने तो अपना दूसरी सारी बातें बताई कि आखिर है क्या इसके पीछे की मंशा क्या है। तो और उसको इस बात पे अरेस्ट भी कर दिया गया, जो केसेस हैं वो एकदम फर्जी हैं। तो इस ग्राउंड पर हस्बैंड ने कहा कि नहीं, यहीं से तय हो जाए। वाइफ ने मेंटेनेंस के तहत एक जो ग्राउंड रखा, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और कही। उन्होंने कहा कि चलिए अगर इसको डाइवोर्स हम यहीं से दे देते हैं तो मेंटेनेंस के बारे में क्या कहना है। तो वाइफ की तरफ से ये कहा गया कि इन्होंने, अब आप देखिए, पहली वाली बात तो ख़त्म कि वो जो 8 करोड़ कही गई थी, फिर 25 करोड़ अलग से बात हो गई थी। अब इन्होंने ये कहा कि जो हस्बैंड है, इसने पहली वाली जो वाइफ को डाइवोर्स दिया है उसमें अपनी प्रॉपर्टी की, मतलब अपनी जो एसेट्स थी उसका 50%, मतलब 500 करोड़ रुपया इन्होंने उसको दिया है डाइवोर्स के लिए, फाइनली डाइवोर्स के लिए। तो यही हमको भी दे दिया जाए। देखिए इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे आ गई कि क्या डिमांड हो गई सुप्रीम कोर्ट के सामने कि पहली वाली वाइफ को 500 करोड़ दे करके जो डाइवोर्स मिला है, तो ये भी डाइवोर्स उसी तरह पे 500 करोड़ रुपए इनको भी दे दिया जाए और डाइवोर्स करने को तैयार है। और अब इस पर क्वेश्चन ये उठा हस्बैंड की तरफ से कि वो वाली शादी तो 19 साल चली थी, 2 बच्चे भी हैं उसके, लेकिन ये वाली शादी केवल 3 महीने ही चली और ये इतनी जल्दी ये इस स्टेज पर आ गई। तो फैमिली कोर्ट ने जो ये ऑर्डर कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, इस पर विचार करने के बाद अब हम इसको तय करेंगे कि डाइवोर्स यहाँ पर अगर दे दिया जाता है, ग्रांट कर दिया जाता है, अवार्ड कर दिया जाता है, तो उसकी मेंटेनेंस की स्थिति क्या होगी। अब इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक मीडिएशन के लिए एक रिटायर्ड जज, जो कि सुप्रीम कोर्ट के ही रिटायर्ड जज हैं, ऑनरेबल जस्टिस एस रविंद्र भट्ट साहब, जो कि रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज हैं, मैंने बताया, उनको एक मीडिएटर बनाया। उनके द्वारा भी कई प्रयास किए गए, दोनों को मिलाया, बुलाया, बातचीत करी, लेकिन उन्होंने एक रिपोर्ट जुलाई 2024 में दी कि ये दोनों पार्टीज अब साथ में रहने के लिए तैयार नहीं हैं और अब ये शादी नहीं चल पाएगी। तब सुप्रीम कोर्ट के सामने ये वाली बात क्लियर हो गई कि अब इसको डाइवोर्स को अगर हम फाइनल कर देते हैं तब क्या स्टेज आती है और तब क्या क्या परिस्थितियां हैं और कौन सी ऐसे ग्राउंड्स हैं जिनको कंसीडर करने के बाद ये मेंटेनेंस तय कर देनी चाहिए। तो ये मैं पढ़ रहा हूँ, 8 पॉइंट्स बताए, वो पॉइंट्स मैं 1 बाय 1 एक बार पढ़ रहा हूँ। पहला पॉइंट क्या है, स्टेटस ऑफ पार्टीज सोशल एंड फाइनेंशियल। सेकंड, रीजनेबल नीड्स ऑफ द वाइफ एंड डिपेंडेंट चाइल्ड। नंबर 3, क्वालिफिकेशंस एंड एम्प्लॉयमेंट स्टेटस ऑफ द पार्टीज। नंबर 4, इंडिपेंडेंट इनकम और एसेट्स ऑफ द पार्टीज। नंबर 5, मेंटेन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एज इन द मैट्रिमोनियल होम। और नंबर 6, एनी एम्प्लॉयमेंट सेक्रीफाइसेस मेड फॉर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज। नंबर 7, रीजनेबल लिटिगेशन कॉस्ट फॉर नॉन वर्किंग वाइफ। और नंबर 8, फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ हस्बैंड, हिज इनकम, मेंटेनेंस, ऑब्लिगेशंस एंड लायबिलिटीज़। इन 8 पॉइंट्स पर विचार करना जरूरी है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस जजमेंट में ये विचार किया। ये 8 पॉइंट्स कब के लिए, जबकि मेंटेनेंस, डाइवोर्स के समय पे मेंटेनेंस फाइनल की जा रही हो। इस केस में ये कहा गया क्योंकि हस्बैंड की जो नेट वर्थ है वो 5000 करोड़ की है, इसलिए पहली वाली पत्नी को जो उन्होंने 500 करोड़ दे करके फाइनल किया था डाइवोर्स, इसी तरह से इस केस में भी 500 करोड़ कर देना चाहिए और इसमें कोई भी अंतर नहीं आनी चाहिए। जबकि हस्बैंड का क्या कहना था, हस्बैंड ने कहा कि 20 लाख रुपए से लेकर 40 लाख के बीच में लमसम देने के लिए मैं तैयार हूँ। और अब कोर्ट के सामने एक बात आ गई कि ऑफ़र और डिज़ायर में बहुत बड़ा अंतर सामने आ गया, कहाँ 20 से 40 लाख और कहाँ 500 करोड़। सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें कही अब उस पर आते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्या
कि पति अपनी पत्नी के लिए पर्याप्त रूप से प्रावधान करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है। नंबर 2, स्थापित कानून के अनुसार पत्नी को यथासंभव उसी तरह भरण पोषण का अधिकार है जैसा कि वो अपने वैवाहिक घर में पक्षों के साथ रहने के लिए करती थी। जैसे जिस स्टैंडर्ड से वो रह रही थी, इसी स्टैंडर्ड से उसको रहने का अधिकार है, ये कानून कहता है। लेकिन कोर्ट ने इस केस में क्या कहा वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। लेकिन एक बार जब पक्ष अलग अलग हो जाते हैं तो पति से ये अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वो अपनी वर्तमान स्थिति के अनुसार जीवन भर उसका भरण पोषण करेगा। अगर वो डाइवोर्स होने के बाद, फाइनल होने के बाद और ज़्यादा ऊंचाइयों पर छूता है तो उसी हिसाब से उसको मिले, ये अगर ऐसी बात नहीं कही जा सकती, क्योंकि वो पहले दोनों मिल करके रह रहे थे, एक साथ थे, हस्बैंड वाइफ, एक परिवार था। अब परिस्थिति बदल गई, अब अलग अलग हो गए। अब परिस्थिति बदल गई तो ये वाली परिस्थिति भी बदल गई। तो कोर्ट ने कहा कि पति से हमेशा अपनी बदलती हुई स्थिति के अनुसार पत्नी की स्थिति बनाए रखने के लिए कहना पति की व्यक्तिगत प्रगति पर बोझ करना होगा। कोर्ट ने कहा कि अगर ये कहें कि हमेशा जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इधर भी बढ़ाते रहें, ऐसा संभव नहीं है, ये उसके ऊपर जाती हो जाएगी। एक तो फिर क्या होना चाहिए, आगे सुनिए। वर्तमान केस में पत्नी ने अपनी स्थिति को छोड़कर पति की अपनी स्थिति को छोड़कर पत्नी की स्थिति की पहले वाली पत्नी की स्थिति की बराबरी करते हुए अपनी मेंटेनेंस का दावा किया, जो कि स्वीकार योग्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप पहले वाली वाइफ को ग्राउंड बना करके नहीं चल सकते, अपनी बात करनी होगी। तो अपनी बात क्या करनी होगी, ये भी सुनिए। कोर्ट को केवल पति के आय पर ही विचार नहीं करना है, बल्कि पत्नी की आय, उसकी उचित ज़रूरतें, उसके आवासीय अधिकार को भी ध्यान देना होगा। ये नहीं कि साहब उसकी अगर 5,000 करोड़ की है तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं उसके हिसाब से दे दीजिए। नहीं, पत्नी की आय, उसकी कितनी ज़रूरतें हैं, उसके आवासीय अधिकार क्या है और उसके फैक्ट्स क्या हैं, इसको कंसिडर करके ही इसमें मेंटेनेंस तय करनी पड़ेगी। फैमिली कोर्ट पूना ने मेंटेनेंस के लिए जांच उपरांत पाया, इस बीच में उसने जो तय किया ना, पूना ने फैमिली कोर्ट ने, उसमें जो उन्होंने 2 लाख रुपए तय किया था, उसमें जांच करी, उसमें क्या पाया कि पत्नी की मासिक आय 55,000 रुपये है, उसका सामान्य मासिक खर्चा 75,000 रुपये है, 75,000, और पत्नी की इस पति से कोई भी संतान नहीं है और वो उच्च शिक्षित है। पत्नी ने कोई नौकरी नहीं छोड़ी है इस पति की वजह से, शादी की वजह से कोई बीमारी भी प्रमाणित नहीं हुई। पत्नी के पास 25 लाख रुपए की एफडी, 24,000 रुपये की 2 आरडी, 4,86,500 के एनएससी, 1,64,000 रुपये के पीपीएफ बैलेंस भी बताया गया। और पति ने शादी के बाद उसे 12 लाख रुपए दिए थे, ये भी एडमिटेड फैक्ट था। तो पत्नी ने अपनी एनुअल इनकम 5 लाख रुपया शो करी हुई है, ये भी एक फैक्ट सामने आया। पत्नी ने अपने और अधिक उच्च ये भी प्रूफ नहीं किया कि वो हाई लेवल की, इससे जिस लेवल से वो जी रही है, इससे हाई लेवल का वो जीने के लिए जीती, अगर उसके पास पैसा उसको मिल जाएगा, ऐसा कोई प्रूफ नहीं दिया कि वो उसका लेवल इससे भी ऊपर का है। जिस तरह से ये फैक्ट्स आए, इसी लेवल की उसका जीवन स्तर रहेगा। पति और पत्नी के विवाह चलने की अवधि पहले वाले की 19 वर्ष थी, 2 बच्चे भी थे। इसके विपरीत ये केवल 6 महीने चला, 3 महीने एक्टिव रहा, 6 महीने कुल चला। दोनों ने सहमति से डाइवोर्स की पिटीशन दाखिल की थी, जो पहले ये भी पाया गया, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, चाहे वो विड्रॉ भले ही हो लेकिन रिकॉर्ड तो बोलेगा, उस समय 8 करोड़ रुपए की परमानेंट एलिमनी पर सहमति दे दी गई थी। और 8 करोड़ रुपए पर जब सहमति दे दी गई थी लिख करके, साइन करके पिटीशन में, इसलिए इस सब को कंसिडर करने के बाद पुणे की फैमिली कोर्ट ने 2 लाख रुपए पर मंथ का ऑर्डर किया, और या एक मुश्त देने पर 10 करोड़ रुपए की बात कही। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस जो पुणे की फैमिली कोर्ट की रिपोर्ट पर अपनी सहमति दी, लेकिन उस और परिस्थितियों को विचारते हुए क्या क्या ऑर्डर किया। एक तो आर्टिकल 142(1) की पावर्स का इस्तेमाल करते हुए डाइवोर्स अवॉर्ड कर दिया। दूसरा, जो 10 करोड़ नीचे बताए थे उसको 12 करोड़ किया। 12 करोड़ रुपया 1 महीने के अंदर भुगतान करने पर
डाइवोर्स अब फाइनल हो जाएगा। साथ में 3 लाख रुपया जो मुकदमेबाजी शुल्क के रूप में इनको देना होगा, और पति को, हस्बैंड को, वो भी 1 महीने के अंदर जो 12 करोड़ है उसी के साथ में देना होगा। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने ये फाइनल ऑर्डर कर दिया। इसमें कहाँ 500 करोड़ मांगा गया था और कहाँ मिला 12 करोड़। अब देखिए ये केस इम्पॉर्टेंट क्यों हुआ। इम्पॉर्टेंट इसलिए हो गया मित्रों कि किसी दूसरे की स्थिति को देख करके कुछ भी डिमांड नहीं की जा सकती, पहली बात। और दूसरी बात ये कि ट्रांसफ़र पिटीशन में ही ये फाइनल 142 के पावर्स का इस्तेमाल हुआ और यहीं से फाइनल डाइवोर्स अवार्ड हो गया। इसके साथ में ये भी फाइनल कर दिया कि कौन से ग्राउंड्स हैं जिनको कंसीडर करने के बाद मेंटेनेंस तय की जाएगी। तो मित्रों इम्पॉर्टेंट जजमेंट आ गया, लेटेस्ट जजमेंट है, तो इस पर इसलिए विचार करना ज़रूरी था, मैंने आपके सामने रखा। उम्मीद है कि इस तरह के मामलों में सुप्रीम कोर्ट की ये वाली रूलिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल करेगी। नमस्कार।